नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे योगी का मिशन $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यूपी जापान समिट 2026 की। वहीं हम बात करेंगे युवाओं के चहेते धामी की। उत्तराखंड में युवा क्रांति को फोकस करती हमारी खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम पेश कर रहे हैं पटना में तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च और सियासी महासंग्राम पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात करेंगे यूपी में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर कसे जा रहे खाद्य विभाग के शिकंजे की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टर समिट 2026 में शिरकत की। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के पहले दिन ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 3,191 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई और 500 एकड़ में विशेष जापानी शहर बसाने का अहम ऐलान किया गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं इस ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु। इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश के नए दरवाजे खोल दिए हैं। 200 से अधिक जापानी उद्योगपतियों की मौजूदगी में कई अहम समझौते हुए और विकास के रोडमैप पर मुहर लगी। इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित इस समिट के पहले दिन सीईओ राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। समिट का सबसे अहम आकर्षण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए हुए समझौते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट में क्या रहा अहम? 3,191 करोड़ का निवेश, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मंडा कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। रोजगार के अवसर, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के राज्य में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का प्रोजेक्ट हीट के सेक्टर 10 में 2,025 करोड़ के निवेश से एग्री मशीनरी और निर्माण उपकरण विनिर्माण इकाई स्थापित होगी, जिससे लगभग 3,800 लोगों को रोजगार मिलेगा। मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर 10 और सेक्टर 24 में 1,166 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे ऑटोमोटिव पार्ट्स का निर्माण होगा और 6,440 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण क्षेत्र में 500 एकड़ भूमि पर एक समर्पित जापानी शहर विकसित करने की योजना प्रस्तुत की। ये शहर एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा, जहां जापानी उद्योग और उनके सहायक घटक एक ही परिसर में काम कर सकेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल गंतव्य बन चुका है। हमारी एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और कानून व्यवस्था ने उद्योग के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया है। जापान उत्तर प्रदेश का एक रणनीतिक भागीदार है और हम इस साझेदारी को प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और कौशल विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल विनिर्माण ही नहीं बल्कि ये सम्मेलन भविष्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहा। सीईओ राउंड टेबल में जापानी प्रतिनिधियों के साथ कई उभरते क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है,
जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। भविष्य की योजना पर मंथन और फैसले। हरित ऊर्जा की दिशा में जापानी कंपनियों के सहयोग से प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर विचार हुआ। ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स यानी GCCS और डेटा सेंटर्स की स्थापना पर जोर दिया गया। बता दें कि सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी ने किया। जापानी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की इन्वेस्ट फ्रेंडली नीतियों और सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली की सराहना की। तोशिबा, पैनासोनिक, होंडा और डाइकिन जैसी प्रमुख जापानी कंपनियों की उपस्थिति ने राज्य में बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित किया। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। ये 6 दिवसीय निवेश सम्मेलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में ये प्रतिनिधिमंडल लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा और वाराणसी का दौरा करेगा। 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जहां B2B, G2B बैठकें होंगी, तो वहीं आगरा और वाराणसी में पर्यटन और स्मार्ट नागरिक बुनियादी ढांचे के निवेश पर चर्चा की जाएगी। बहरहाल सम्मेलन का पहला दिन न केवल भारी भरकम निवेश प्रस्तावों का गवाह बना, बल्कि इसने राज्य को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूती से विस्थापित कर दिया है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में साझेदारी मील का पत्थर साबित होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों विकास और नवाचार की एक नई बयार बह रही है और इस बदलाव के केंद्र में है राज्य के युवा। जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का जो सपना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखा था, वह अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। राज्य के पहले युवा आयोग के गठन की घोषणा हो या 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, धामी सरकार की दूरदर्शिता और दूरदर्शी नीतियों ने प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह का संचार कर दिया है। 200 करोड़ के वेंचर फंड और 1500 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स के साथ उत्तराखंड अब देश का नया वाइब्रेंट स्टार्टअप हब बन रहा है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। युवाओं के लिए धामी की प्रोत्साहन नीतियां और वित्तीय सहायता। सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी चुनौती फंड की होती है। इसके समाधान के लिए 200 करोड़ का एक वेंचर फंड स्थापित किया।
ये फंड युवाओं के नवाचारों और नए उद्यमों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें अपने आइडिया को धरातल पर उतारने में मदद मिल रही है। राज्य भर में विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर्स विकसित किए जा रहे हैं, जहां स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी सहायता, ऑफिस स्पेस और नेटवर्किंग के अवसर मिले हैं। सरकार ने उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, बिजली दरों में सब्सिडी और पेटेंट फाइलिंग में वित्तीय सहायता जैसी कई रियायतें दी हैं। देवभूमि उत्तराखंड की कमान जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आई है, तब से युवाओं से जुड़े मुद्दों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। युवाओं की समस्याओं को सुनने, उनके विचारों को मंच देने और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए राज्य सरकार ने युवा उद्योग बनाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। इसके साथ ही 18 से 30 वर्ष के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सीएम युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का सीधा मकसद युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उत्तराखंड अब केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार का भी गढ़ बनता जा रहा है। सीएम धामी की नीतियों के चलते आज प्रदेश एक वाइब्रेंट स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार ने नए विचारों और बिजनेस आइडियाज को पैसों की कमी न होने देने के लिए 200 करोड़ के वेंचर फंड का प्रावधान किया। आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना से अब तक 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स राज्य में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। IT से लेकर एग्रीटेक और टूरिज्म में युवा नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य का निर्माण हो, ये हमारी प्राथमिकता है और हमारे जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको ऑनलाइन जो कोचिंग है, वो ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क रूप से मिले, उसके लिए हमारी ये योजना बन रही है। उस योजना को जल्दी ही हम लोग छात्रों के हित में पूरे प्रदेश के अंदर लॉन्च करेंगे और उससे बहुत बड़ा छात्रों को फायदा होगा, उनको इसका लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और घर बैठे ही उनको कोचिंग उपलब्ध हो पाएगी और अपने घरों से, अपने शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा और संसाधन भी नहीं लगेंगे। तो ये सभी छात्रों को, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके परिवार के लोग उनका इस प्रकार का जो संसाधन नहीं कर सकते, नहीं व्यय कर सकते, उनको भी आसानी से शिक्षा मिल पाएगी। धामी सरकार का मुख्य फोकस ये है कि उत्तराखंड का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला न बने, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाला बने। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाली आसान वित्तीय मदद और सब्सिडी ने हजारों युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। इसका असर अब धरातल पर दिख रहा है। पहाड़ों से हो रहे पलायन पर ब्रेक लग रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। राज्य के युवाओं को सरकार की इन नीतियों से एक नया आत्मविश्वास और उत्साह साफ देखा जा सकता है। इस देश का युवा सपना देखने का साहस रखता है, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प रखता है और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। उस देश को आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। और आज भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी युवा आबादी है, और वही युवा शक्ति विकसित भारत की भी सबसे बड़ी फाउंडेशन बनने वाली है। और आज इस युवा शक्ति को अवसर देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है और ऐसे अनेक पहलों ने युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोले हैं। और आज हमारा युवा उद्यम करने वाला बन रहा है, न कि नौकरी तलाशने वाला। दूसरों को भी रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज का दौर केवल नौकरी का दौर नहीं है, बल्कि स्टार्टअप का भी दौर है, उद्यमिता का भी है। और हमारे युवाओं के पास विचारों का एक बड़ा भंडार है। बस उनकी प्रतिभाओं को पहचानने की आवश्यकता है। उन्हें केवल सही अवसर मिले, सही स्थान मिले, मंच मिले। इसलिए स्टार्टअप का बेहतर इकोसिस्टम बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब आने वाले समय में जब आप विश्वविद्यालय से अपनी स्टडी पूरी करके निकले यहाँ से, तो आप नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। और इसी को लेकर हम उच्च शिक्षा के जो हमारा हायर एजुकेशन है, उसके ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साफ है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का युवा अब सही मायनों में सशक्त हो रहा है। दूरदर्शी सोच, मजबूत इच्छा शक्ति और युवाओं पर केंद्रित नीतियों ने प्रदेश के युवाओं को एक नया आसमान दिया है। 1500 से अधिक स्टार्टअप्स और 200 करोड़ का वेंचर फंड ये साबित करने के लिए काफी है कि उत्तराखंड आने वाले समय में देश का सबसे प्रमुख स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप हब बनने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना बुधवार को एक बार फिर सियासी संग्राम का अखाड़ा बन गई है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव हजारों कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ सड़क पर उतर आए। डाक बंगला चौराहे से राजभवन की ओर बढ़ रहे इस विशाल जनसैलाब को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन छोड़े, लाठियां भांजी और आखिरकार तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इस संग्राम से बिहार में युवा बनाम सत्ता की नई जंग छिड़ चुकी है और क्या 2025-26 के इस बड़े सियासी मोर्चे पर तेजस्वी यादव बाजी मार ले गए हैं? इस खास रिपोर्ट में देखिए। पटना की सड़कों पर नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। एक तरफ हाथ में तिरंगा और आरजेडी के झंडे लिए हजारों की तादाद में युवा और कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ भारी पुलिस बल। वजह थी बीते दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाने और AK-47 के इस्तेमाल का मामला। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब यह राजभवन मार्च डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़ा तो पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। देखते ही देखते वाटर कैनन से तेज बौछारें शुरू कर दी गईं। हालांकि तेजस्वी समर्थकों का जोश ठंडा होने के बजाय और हाई दिखा। स्थिति तनावपूर्ण होते ही पुलिस ने तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बिहार में नौकरियों, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी नाराजगी है। छात्रों के मुद्दे पर सीधे सड़क पर उतरकर और हिरासत देकर तेजस्वी ने खुद को युवाओं का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने की कोशिश की है। लाठीचार्ज और बंदूक AK-47 चलाने के आरोपों को हथियार बनाकर तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के सुशासन के दावे पर सीधा हमला बोला है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस प्रदर्शन में भारी पुलिसिया कार्रवाई और वाटर कैनन के बावजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं का डटे रहना पार्टी कैडर में नई ऊर्जा भरेगा। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा। बहरहाल इस सियासी ड्रामे की गूंज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से सुनाई दे रही है। छात्रों का एक बड़ा वर्ग सरकार के रवैये से नाराज दिख रहा है, तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के बाद पटना के कोचिंग हब में छात्रों के बीच तेजस्वी के इस स्टैंड की जबरदस्त चर्चा है। दरअसल बिहार की राजनीति में हमेशा से छात्र आंदोलन किसी भी सरकार के तख्ता पलट या बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। पटना में तेजस्वी यादव की अगुवाई में हुआ यह प्रदर्शन केवल एक मार्च नहीं बल्कि आने वाले चुनाव से पहले की एक बड़ी सियासी गोलबंदी की तरफ इशारा करता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार छात्रों के गुस्से को शांत कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या फिर तेजस्वी यादव का यह हाई जोश आंदोलन बिहार की सत्ता की राह बदल देगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। त्योहार आते ही बाजार में खुशियों की मिठास बढ़ जाती है, मिठाइयों की मांग बढ़ती है, दूध, पनीर, खोया और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है। लेकिन इसी बढ़ती मांग के बीच मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है और अब इसी खतरे के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ से लेकर नोएडा और हापुड़ तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें एक्शन में है। कहीं होटल में रखा पनीर जांच के घेरे में आया तो कहीं दूध और दाल मखनी नष्ट कराई गई है, कहीं पनीर और खोए के सैंपल लिए गए हैं तो कहीं 339 लीटर माइल्ड फैट सीज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इन छापों में क्या क्या सामने आया है, कहां मिला गड़बड़ सामान और कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दूध पनीर परवार, मिलावटखोरों पर प्रहार। प्रतापगढ़ से नोएडा और हापुड़ तक मिलावट पर कसा शिकंजा। मिलावट का खेल, खाद्य विभाग आखिर क्यों फेल। 339 लीटर माइल्ड फैट सीज, जांच शुरू।
खाद्य विभाग की कार्रवाई, क्या आगे भी जारी रहेगा अभियान? जिस पनीर को आप भरोसे के साथ खरीद कर खाते हैं, जिस दूध की चाय से आपके दिन की शुरुआत होती है और जिस खाद्य सामग्री को आप बिना किसी शक के अपनी थाली में परोसते हैं, क्या वाकई उसकी गुणवत्ता उतनी ही भरोसेमंद है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग मैदान में उतर चुका है। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के कई होटल और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। तमसा तट रेस्टोरेंट में पनीर का सैंपल लिया गया और 25 बोतल फ्रूट सिरप को नष्ट कराया गया। किशोरी मिष्ठान भंडार में पनीर का नमूना लिया गया, जबकि 40 लीटर दूध नष्ट कराया गया। स्पाइस वैली में पनीर का सैंपल लिया गया और 10 किलो दाल मखनी नष्ट कराई गई। जिंजर रेस्टोरेंट में अस्वच्छ तरीके से भंडारित पनीर मिला, जिसका सैंपल जांच के लिए गया है। इसके अलावा फेरी लगाकर दूध बेचने वाले 2 विक्रेताओं से दूध के नमूने लिए गए और केक्स एंड कुकीज कैफे से पैकेट बंद ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में आंखें बंद करके बड़े भरोसे के साथ चाव के साथ खाते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? फिलहाल खाद्य विभाग ने सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया है। अब लैब रिपोर्ट बताएगी खाने की थाली में कितना भरोसा है और कितना सवाल। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग सघन जांच जिले की सभी रेस्टोरेंट और अदर जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके किए जा रहे हैं। उसी में कल कुछ 6-7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उसमें जो कमियां पाई गई हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों के सामने भेजा भी है। उसमें मुख्य कमियां थी, कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें ये लोग इनके बोतल्स और चीज़ें रखी हुई थी, उनको तत्काल नष्ट कराया गया। उसके लिए उनको नोटिस भी दी गई और दोबारा न करने के लिए भी निर्देशित किया गया। दोबारा पाए जाने पर उन पर आगे की विधिक कार्रवाई। उसके अतिरिक्त लोगों के पनीर के नमूने भी जांच के लिए कई प्रतिष्ठानों से लिए गए। कुछ दूध वालों से दूध के भी नमूने लिए गए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे वो हैं जिसमें ज़्यादा मिलावट की संभावना रहती है। तो उसके जांच नमूने लेकर के जांच हेतु भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर आगे की नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम उसको नकली पनीर नहीं कह सकते हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड होने का चांस हो सकता है। नकली या सिंथेटिक की कोई स्थिति नहीं है जहाँ तक हम प्रतापगढ़ जनपद की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है। किसी में फैट की मात्रा दूध में कम होने के कारण पनीर में भी कम आता है और अन्य चीज़ों में कोई कमी पाए जाने पर वो तो लैब की रिपोर्ट आने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाती है। अब तस्वीर बदलते नोएडा की है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। सेक्टर 45 स्थित डाबर डेयरी से पनीर और खोया के एक नमूने लिए गए, तो वहीं सेक्टर 120 के जोजियाक आम्रपाली मार्केट में एक पनीर विक्रेता से पनीर का एक और नमूना लिया गया। यानी नोएडा में कुल 3 नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जाँच अभियान जारी रहेगा। हापुड़ में भी माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर विभाग ने जांच शुरू की है। कार्रवाई के दौरान करीब 339 लीटर माइल्ड फैट सीज किया गया है। विभाग के मुताबिक उत्पाद के रैपर पर भैंस का चिन्ह मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और ग्राहकों को कथित तौर पर गुमराह कर उत्पाद बेचने से जुड़े पहलू की भी जांच की जा रही। मौके से नंदन गोल्डन प्रीमियम उत्पाद का सैंपल भी जाँच के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिन उत्पादों की जाँच आज हो रही है उनकी निगरानी पहले कितनी सख्ती से हो रही थी और अगर किसी नमूने में मानक से जुड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो उसके बाद कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। खाने की चीज सिर्फ बाजार से खरीद कर घर तक लाना ही काफी नहीं होता, उसका सुरक्षित और निर्धारित मानकों पर खरा उतरना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल कार्रवाई के बाद होने वाली कार्रवाई का है। क्या लैब रिपोर्ट आने के बाद मानकों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अभियान सिर्फ त्योहारों या शिकायतों तक सीमित रहेंगे या पूरे साल लगातार निगरानी होगी और मिलावटखोरों को जेल भी भेजा जाएगा? क्योंकि मामला सिर्फ पनीर, दूध या माइल्ड फैट का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिसके साथ एक परिवार बाजार से खाना खरीद कर अपनी थाली में बड़े चाव के साथ खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।